हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सूर्य कलान चक्र के बारे में कि ये क्या होता है, बनता कैसे है और इसका फलित में सबसे ज़्यादा क्या उपयोग है। देखें कि फलित में 3 तरह से इसका उपयोग देखा जाता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि मुहूर्त में इसका विशेष उपयोग है कि जैसे किसी व्यापारी को कोई यात्रा पे जाना है, कोई डील करने जाना है, तो फिर आप इससे मुहूर्त देख कर के उसको बता सकते हैं, ये बहुत ही काम आता है। उसके बाद दूसरा ये कि जन्म के समय भी ग्रहों की शुभता अशुभता देखी जाती है कि जन्म के समय इसमें जो भी नक्षत्र बताए गए हैं शुभ या अशुभ, उसमें यदि आपके अधिकतर ग्रह शुभ नक्षत्र में हो तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छा होता है, आरामदायक कह लीजिए। उसको जीवन में बहुत संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है और क्योंकि ये सूर्य का लान चक्र है तो प्रसिद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए, अथॉरिटी के लिए, सत्ता के लिए अच्छा होता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है इसका कि आप दशा अंतरदशा में देखेंगे कि दशानाथ अंतरदशानाथ आपका जो ये कालान चक्र बताया गया है उसमें जो शुभ नक्षत्र बताए गए हैं उसमें जाता है, तो उस समय वो दशानाथ अंतरदशानाथ अच्छे रिजल्ट देते हैं और यदि इसके अनुसार वो खराब आता है तो फिर बहुत बुरा रिजल्ट मिलता है। तो इसको कैसे देखा जाए, आज हम कम से कम तो 3-4 कुंडली का उदाहरण लेकर के भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बनता कैसे है। देखें कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये जेहोरा फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको ईजी वे में आप इसको डाउनलोड करके जेहोरा से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझिए कि जो भी व्यक्ति का जैसे जन्म नक्षत्र होता है, जन्म का नहीं, सूर्य का नक्षत्र होता है क्योंकि ये सूर्य का लान चक्र है। तो सूर्य का जो नक्षत्र होता है, जैसे ये जिनकी कुंडली है उनका सूर्य अनुराधा नक्षत्र में था, तो यहाँ पर हम इसको 1 नंबर मान लेंगे कि ये पहला जो नक्षत्र है अनुराधा होगा। उसके बाद जो दूसरा होता है वो ज्येष्ठा होगा आपका, यहाँ से फिर वो तीसरा आ जाएगा, फिर यहाँ से चौथा हो जाएगा। ऐसे करके इसमें आपका समझ लीजिए कि 28 तक शामिल किया गया है। अभिजीत को इसमें काउंट करते हैं, यहाँ पर आके आपका विशाखा में 28 आ जाएगा। ये थोड़ा लिख नहीं रहा है क्योंकि हम इससे पैड से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप मोटा मोटी समझिए कि 1 2 3 4 ऐसे करके करते आपका 28 नक्षत्र यहाँ पर विराजित कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, कौन से नक्षत्र इसमें शुभ बताए गए? तो देखिए कि जो जन्म नक्षत्र के जो आजू बाजू के नक्षत्र यानी कि ज्येष्ठा हो गया आपका और आपका विशाखा, मतलब ये संख्या मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि जैसे किसी का अश्वनी हो तो अश्वनी के पीछे आपका रेवती आएगा और अश्वनी के आगे भरणी आएगा। आपका जो जन्म का सूर्य का नक्षत्र है उसी से गिनना है। जैसे इनका अनुराधा था तो इनके लिए जो खराब नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है और विशाखा है। कहने का मतलब ये है, तो यानी कि जो भी त्रिशूल के, जैसे आप देखिए कि ये जो ये त्रिशूल है, ठीक है, इसको त्रिशूल मानते हैं कि ये जो डंडी एक सीधी डंडी गई है इसको त्रिशूल मानते हैं। तो जो भी यहाँ से नक्षत्र निकल रहा है यानी कि आपका ये सारे हो गए इधर से लेकर के इतना तक, और जो यहाँ पर है आपका एक पहले एक बाद में, ठीक है, जन्म नक्षत्र के, ये सब खराब माने जाते हैं। आप इसको मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं कि आपका 3 से लेकर के, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पड़ेगा, 9 तक, ठीक है, 9 आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, 9 तक शुभ माना जाता है। फिर जो 10वां नक्षत्र होता है 10 से लेकर के 20 तक खराब माने जाते हैं यहाँ तक। और उसके बाद 20 के बाद जो आपका ये यहाँ से जो एक लाइन दिख रही है, यहाँ से लेकर के ये जो सारा रो है इधर का जो लाइन है ये सब अच्छा माना जाता है। स्वाति तक आपका ये यहाँ तक अच्छा माना जाएगा। यानी कि जन्म नक्षत्र के आजू बाजू को छोड़ करके बाकी जो इधर के नक्षत्र हैं वो अच्छे माने जाएंगे, इधर के नक्षत्र हैं वो अच्छे माने जाएंगे, यहाँ के और ऊपर के जो यहाँ से लेकर के आपका 10वां नक्षत्र से लेकर के आप गिनेंगे तो 20 नक्षत्र अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बस इसी में है कि इतने नशा अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इसको मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल गणना है। जैसे मान लीजिए अभी एक हम दूसरी कुंडली का अगर उदाहरण लें, मान लीजिए कि जैसे कि अभी हम ये उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जिस जो कुंडली है इसमें आप देखेंगे तो इसका जो इनका सूर्य जो होगा वो आपका अश्लेषा में होगा। तो सूर्य के बगल का जो नक्षत्र है वो मघा है। अश्लेषा के बगल का जो नक्षत्र है, अश्लेषा के बाद मघा आता है, तो मघा इनके लिए खराब है। अश्लेषा से पहले का जो नक्षत्र है वो आपका पुष्य आता है, पुष्य इनके लिए खराब है, और उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे नक्षत्र इनके लिए अच्छे हैं। फिर जो 10वें नंबर पे पड़ेगा, अश्लेषा से जो 10वें नंबर पे पड़ेगा वो इनका ज्येष्ठा है, और 10 से लेकर के 20 तक रेवती तक ये फिर खराब है, और अश्वनी से लेकर के यहाँ तक ये आपका पुनर्वसु तक ये अच्छा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बनता कैसे, कौन से नक्षत्र शुभ है, कौन से नक्षत्र अशुभ है। अब हम अपने फिर से वही कुंडली पे चलते हैं जो कुंडली हमने ली थी। अब देखिए कि जैसे ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, ठीक है। अब इनके जन्म के समय हम देखेंगे कि कौन से ग्रह इनके शुभ नक्षत्र में थे, कितने ग्रह अशुभ नक्षत्र में थे। तो आप देखिए कि जो सूर्य के साथ एक तो बुध बैठा है, तो ये जो है ये
आप समझ लीजिए कि जन्म तारा है, इसको आप ना तो बहुत अशुभ मानेंगे ना तो बहुत शुभ मानेंगे, ये सामान्य है, व्यक्ति के कर्म अनुसार उसको फल मिलता है, जैसे नवतारा में आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद वैसे तो ये खराब माना जाता है, लेकिन मैंने इसमें बहुत डिस्टर्ब फल नहीं देखे हैं, इसको आप सम में ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो इनका राहु है, फिर आपका शुक्र है और चंद्रमा है, और फिर यहाँ पर मंगल है, और जो ये आपका शनि है और जो लग्न है, यानी कि एक दो लग्न को लेकर के तीन चार पाँच छः, छह ग्रह जो इनके हैं 10 में से अगर हम गिनेंगे तो छह ग्रह इनके ऐसे नक्षत्र में है जो कि शुभ है। और जो जुपिटर है, केतु है, ये उतना शुभ नक्षत्र में नहीं गए हैं, और बाकी बुध सामान्य नक्षत्र में, तो यानी कि 6 में से 10 में से 6-7 फैक्टर से इनके ग्रह जन्म के समय सूर्य से सही स्थिति पे थे, सूर्य कलान चक्र से सही स्थिति पे थे। तो आप जानते ही हैं कि अथॉरिटी के लिए, सत्ता के लिए, प्रसिद्धि के लिए इंदिरा गांधी कितनी प्रसिद्ध थी, वो सब कुछ आपको पता ही है। अब देखिए कि इसका जो दूसरा उपयोग है, हम उस पे बात करेंगे कि इनके साथ जो जो इंसिडेंट हुए उस समय इनकी दशा अंतर्दशा क्या थी, इस पे हम बात करेंगे। आप देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं जो इनका इलेक्शन लेते हैं 1977 वाला, ठीक है, 1977 21 मार्च को ये इलेक्शन लिखा हुआ है कि ये हार गई थी। अब देखते हैं कि 1977 में इनकी दशा क्या थी, तो एक मिनट दीजिएगा, हम दशा देख लेते हैं। 1977 में आप देखिए कि इनकी जो दशा थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो आपका शनि में शुक्र की थी। ये शनि में शुक्र इनका चलता है अक्टूबर 1976 से लेकर के, और उसके बाद 1989 तक चलता है शनि में शुक्र। अब हम इसमें इसको उस समय के गोचर से देखेंगे कि उस समय के गोचर में जिस दिन सारे ग्रह कैसी स्थिति में थे। तो हम यहाँ पर गए, यहाँ पर देखिए ट्रांजिट में हम जाते हैं और यहाँ पर हम डेट डालेंगे मार्च 21, और आपका जो सन था वो था 1977, 1977, ठीक है। अब हम देखते हैं उस दिन के गोचर में, अगर अब हम इनका सूर्य कालान चक्र देखेंगे तो आप देखिए कि उस दिन का गोचर जो था, उस दिन जो आपका इनका शनि में शुक्र चल रहा था, तो शुक्र कहाँ चल रहा है, तो शुक्र इनके आप देखिए कि यहाँ पर आ, अश्वनी में चल रहा है, और जो कि एक खराब नक्षत्र है। मैंने बताया था इसमें आपको कि अश्वनी जो ऊपर के नक्षत्र हैं इनके वो खराब होंगे। और जो शनि है, अब एक बात और भी समझानी मुझे, शनि जो कि दशानाथ था वो इनका अश्लेषा में चल रहा था, लेकिन आप देखिए कि ये जो शनि है ये वक्री है, इसके जो किनारे किनारे ये कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो शनि है ये आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये पीछे की ओर बढ़ रहा है, जो खराब नक्षत्र बताए गए हैं उसकी ओर जा रहा है। तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह है, जैसे अभी यहाँ पर ये शनि यहाँ पर वक्री होता, और तो हम कहते कि ये शनि अब यहाँ से शुभ नक्षत्र की ओर जाएगा तो इनको अच्छा फल मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिए कि जो उस दिन का जो दशानाथ था शनि, और जो शुक्र थे, शुक्र तो वैसे भी एक तो बिगड़े हुए नक्षत्र में आया, और जो शनि था वो भी वक्री था, और वो भी अब जो बुरे नक्षत्र है उसकी ओर बढ़ रहा है। अगर ये शनि यहाँ पर होता तो हम इतना कंसर्न नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये शनि मघा में चल रहा होता और पीछे जा रहा होता, तब इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे हम कोट चक्र में देखते हैं कि वो जिस ओर जा रहा है, तो अभी शनि एक तो पीछे जा रहा था, वो भी बुरे नक्षत्र में जा रहा था। और देखिए कि इनके जो कई ग्रह हैं, जैसे कि आपका गुरु हो गया, केतु हो गया, चंद्रमा भी उस दिन इनके अच्छे नक्षत्र में नहीं था, जो सूर्य है वो भी उस दिन, सारे जो अधिकतर ग्रह आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर के ही लाइन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य कालान चक्र से उस दिन जब इलेक्शन हारी थी, तो अधिकतर ग्रह जो है वो इनके बुरे नक्षत्र में थे। अब उस दिन चलते हैं, जब उस दिन का गोचर देखते हैं जब ये इलेक्शन जीती थी। अब ये कब इलेक्शन जीती थी, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये 7 जनवरी 1980 में इलेक्शन जीती थी। अब उस दिन का हम देखते हैं, सबसे पहले तो दशा कौन सी थी उस दिन। तो उस दिन आप देखेंगे कि जो दशा थी 1980 के समय इनकी, 7 जनवरी 1980 के समय इनकी दशा थी, वही शनि में आपकी सूर्य की दशा थी। ये दिख रहा है आपको, शनि में सूर्य की दशा थी, और ये वही चलती है नवंबर 1980 से तक। तो यानी कि शनि में सूर्य की दशा थी। अब हम शनि और सूर्य को उस दिन देखेंगे कि वो दोनों ग्रह सूर्य कालान चक्र से कहाँ थे। तो अब हम यहाँ पर इनके ट्रांजिट में जाते हैं और यहाँ पर डेट डालते हैं आ, जनवरी, और यहाँ पर हम डेट में लिखते हैं 7 जनवरी 1980, ठीक है। अब देखिए ये उस दिन के गोचर के ग्रह आ गए। अब इसको हम सूर्य कालान चक्र में देखते हैं। तो आप देखिए कि उस दिन गोचर में
जो दशा चल रही थी वो शनि में सूर्य की चल रही थी। आप देखिए कि शनि यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद में है, ठीक है? यहाँ पर एक उत्तरा फाल्गुनी में है, सॉरी। और जो सूर्य है इनका, यानी कि हमें किस नक्षत्र में इससे ज्यादा मतलब है कि शनि इस लाइन में है, ऐसे नक्षत्र में है जो शुभ बताया गया है। और आप देखिए कि जो सूर्य है वो भी इधर है, यानी कि वो चौथे नंबर पे है, वो भी शुभ बताया गया है। इधर वाली लाइन याद है ना, ये शुभ होती है। और आप देखिए कि उस दिन जब ये इलेक्शन जीती थी, ये सारे ग्रह, ना सिर्फ दशानाथ अंतर दशानाथ, वैसे इन दोनों का ज्यादा महत्व होता है, लेकिन सारे ग्रह, एक भी जो है वो सूर्य कालांत चक्र के जो बुरे नक्षत्र होते हैं उसमें नहीं था। ना तो कोई ग्रह इधर था, यानी कि जो ज्येष्ठा और आपका विशाखा जो इधर आपके दूसरे और 28वें नंबर के नक्षत्र होते हैं, और ना तो कोई ग्रह इधर था। सारे के सारे ग्रह उस दिन जब ये इलेक्शन जीती थी तो सब ग्रह इनके सूर्य कालांत चक्र से अच्छी स्थिति में थे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है। अब हम एक और उदाहरण पे चलते हैं इसी कुंडली का, कि जब इनकी मृत्यु हुई थी। आप देखिए कि इनकी मृत्यु हुई थी वही इंदिरा गांधी जी की 31 अक्टूबर 1984। इस कुंडली को मैंने कई बार लिया है, कई रिसर्च में शामिल किया है। और मतलब आप देखेंगे अष्टक वर्ग के उस वीडियो में भी मैंने इसको लिया है कि क्यों इलेक्शन जीती थी, उसका भी शनि का ट्रांजिट लिया है। तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही उदाहरण इसलिए भी लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कई नियम से जब कोई बात लग रही होती है तो वो बात होने के कितने ज्यादा चांसेस होते हैं। मेरे ख्याल से मुहूर्त का आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब भी आपको किसी के लिए मुहूर्त निकालना हो तो आप सूर्य को जरूर देख लें कि सूर्य उस समय ऐसे नक्षत्र में हो जो सूर्य कालांत चक्र से अच्छा बताया गया हो, तो ये उसके मुहूर्त के लिए अच्छा होता है। और चंद्रमा को भी अभी हम मुहूर्त पे बात करेंगे, खैर अभी हम इस पे देखते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1980 में। तो दशा देखते हैं कौन सी थी उस समय। तो उस समय आप देखिए जो दशा थी इनकी 31 अक्टूबर 1980 में, 84 में मृत्यु हुई थी, सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए उस समय शनि में राहु की जो इनकी दशा थी, ठीक है, शनि में राहु की दशा थी इनकी। अब शनि में राहु की दशा थी, क्या शनि राहु मतलब कैसे बैठे हैं, थोड़ा हम कुंडली में भी देख लेते हैं। तो आप देखिए कि जो बर्थ चार्ट है इसमें याद है मैंने बताया था कि छठे आठवें की दशा अच्छी नहीं जाती है। अब देखिए कि शनि से राहु छठे बैठा है और राहु से शनि आठवें बैठा है, ठीक है। तो ये भी मतलब उस समय अच्छा नहीं था। गोचर में भी अगर हम एक बार को गोचर भी देख लें, अभी हम सूर्य कालांत चक्र पे चलेंगे लेकिन आप एक बार को गोचर भी देखते हैं मान लीजिए, तो उस समय की शनि में राहु कैसी स्थिति में थे। एक मिनट बस दीजिएगा मुझे। ये देखिए, अब आप देखिए कि ये इनका 31 अक्टूबर जिस दिन इनकी डेथ हुई थी यानी मृत्यु हुई थी, उस दिन का गोचर है 31 अक्टूबर 1984 का। अब देखिए कि उस दिन जो दशानाथ अंतर दशानाथ थे, यानी कि शनि में राहु की अंतर दशा चल रही थी। और उस समय भी आप देखिए कि शनि इनका, जो शनि में राहु था, वो भी गोचर में भी छठे आठवें चल रहे थे, यानी कि कुंडली में भी छठे आठवें शनि राहु बैठे थे, गोचर में भी छठे आठवें शनि राहु चल रहे थे। तो ये भी एक तरीके से खराब संकेत दिखाता है। अब हम इस दिन को 31 अक्टूबर को सूर्य कालांत चक्र में देखेंगे कि उस दिन गोचर के ग्रह कैसे थे। तो हम फिर गए यहाँ पर ट्रांजिट में गए, और एक मिनट मैं इसको जल्दी से कर दे रहा हूँ। हाँ, ये देखिए ये जो इनका गोचर है 31 अक्टूबर 1984 का, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और उस समय का अब हम गोचर देखेंगे कि उस समय जो सूर्य कालांत चक्र से जो नक्षत्र में ग्रह चल रहे थे वो कैसे चल रहे थे। तो आप देखिए कि उस दिन जो दशानाथ था, सबसे पहले तो हम इन दोनों को ही देखेंगे क्योंकि इनका महत्व ज्यादा है बाकी ग्रहों से। बाकी ग्रह गोचर में हमेशा कोई ना कोई टहरा करता है, इधर ना उधर आया करता है, लेकिन जो दशानाथ है हमारा वो सही होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो इनका दशानाथ था वो इनका शनि था, ठीक है। और शनि इनका विशाखा में चल रहा था, यानी कि जो बगल वाला नक्षत्र है जन्म के, यानी सूर्य के जो नक्षत्र से बगल में चल रहा था, जिसको हमने अच्छा नहीं बताया था। और राहु देखिए, राहु भी इनका, राहु की अंतर्दशा थी, राहु इनका भी ऊपर चल रहा था। ये जो ये वाले नक्षत्र याद है ना कि ये अच्छे नहीं माने जाते हैं 10 से लेकर के 20 तक। तो यानी कि शनि राहु जो दशा अंतर्दशा नाथ थे, ये दोनों ग्रह इस चक्र से भी खराब चल रहे थे। तो अब देखिए कि ये कैसे काम कर रहा है कि एक समय जब ये इलेक्शन हारी तब भी दशा अंतर दशानाथ अच्छे नक्षत्र में नहीं थे सूर्य कालांत चक्र से। जब इलेक्शन जीती तो सारे के सारे ग्रह दशा अंतर दशानाथ सब अच्छे नक्षत्र में थे सूर्य कालांत चक्र से। और जब इनकी मृत्यु होती है तब भी ये जो सूर्य कालांत चक्र है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो वही है कि इसको आपको
जरूर देखना चाहिए जब कोई आपके हेल्थ के लिए आ रहा हो, लेकिन सिर्फ इसी को देख करके प्रिडिक्शन नहीं होगी। जैसे अभी चंद्र कालान चक्र बचा हुआ है, उस पे फिर किसी दिन बात करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे ख्याल से कहने का मतलब है कि जितने पॉइंट आपके जुड़ते जाएंगे उतना ही आपका फलित सटीक होगा। अब हम देखते हैं, ये नेहरू जी की मृत्यु का दिन है। नेहरू जी की मृत्यु हुई थी वही 27 मई 1964 में। अब देखते हैं कि नेहरू जी का जो सूर्य था वो किस नक्षत्र में था। उस आपका जो सबसे पहले तो नेहरू जी का जन्म का सूर्य नक्षत्र ही हम देखेंगे। अब देखिए कि ये नेहरू जी की कुंडली है, और नेहरू जी का हम देखते हैं सूर्य किस में था। तो नेहरू जी का सूर्य, हमें सिर्फ सूर्य के नक्षत्र से मतलब है। सूर्य विशाखा में था, ठीक है, हमने विशाखा को ले लिया। अब हम विशाखा से सूर्य कालान चक्र बनाएंगे। अब देखिए कि जो नेहरू जी का सबसे पहले तो विशाखा नक्षत्र था, तो यानी कि हमें सूर्य कालान चक्र विशाखा से चाहिए। तो हम यहाँ पे गए, ऑप्शन में गए, और ऑप्शन में हमने क्या किया कि यहाँ पर विशाखा पे क्लिक कर दिया। एक मिनट, विशाखा कहाँ होता है भाई? मूला, यहाँ पर ये रहा विशाखा। एक मिनट दीजिएगा, ये दिख रहा है विशाखा आपको? ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अब अनुराधा की जगह यहाँ पर विशाखा आ गया, यानी कि अब ये नेहरू जी का सूर्य कालान चक्र बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इनका देखते हैं कि जन्म के समय कैसे ग्रह थे इनके। अब देखिए कि यहाँ पर सिर्फ हमने ट्रांजिट के, हमें दिन का काम है, हम डेट वेट नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ देखिए नेहरू जी का जो जन्म का दिन था, उसी दिन हमने ट्रांजिट में डाल दिया 14 नवंबर 1989। और उस दिन का हमने जो सूर्य कालान चक्र था उसको देखा। तो आप देखिए कि ये देखिए सूर्य यहाँ पर आ गया। तो आप देखिए कि ये जो सारे ग्रह हैं इनके, आप देखिए एक जो ये शुक्र हो गया, एक दो तीन चार पांच, और ये छह सात ग्रह। ठीक है, ये सात ग्रह इनके अच्छे चल रहे थे उस दिन जब इनका जन्म हुआ था। तो ये भी एक माइन्यूट फैक्टर आता है कि जन्म के समय व्यक्ति के ग्रह की स्थिति कैसी है। जितने अच्छे नक्षत्र में ग्रह होगा जन्म के समय, जैसे इंदिरा जी के उसमें छह थे, नेहरू जी के इसमें आप देखिए कि आ, सात ग्रह हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये भी जो सूर्य जिस चीज का कारकत्व होता है, जैसे सूर्य आपका सत्ता का कारकत्व होता है, प्रसिद्धि का कारकत्व होता है, सूर्य आपका कारक होता है अथॉरिटी का, जो भी जिनके पास पावर होती है कि वो शासन कर सके। तो उन कारकत्व में वृद्धि होगी यदि आपके जन्म के ग्रह अधिकतर सूर्य कालान चक्र में शुभ आ रहे हैं। तो खैर, अब हम इनके मृत्यु पे चलते हैं कि इनकी मृत्यु किस दिन हुई थी। तो आप देखिए कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 की। ये सेलिब्रिटी चार्ट लेने का एक और कारण भी है, क्योंकि ये सारा डेटा एकदम ऑथेंटिक है। जब ऐसे लोगों का जन्म होता है तो वहां पर एकदम बड़े बड़े जोशियों को बुलाया जाता है कि वो उनका टाइम नोट करें। और इसलिए भी चीजें ऑथेंटिक लगे, इसलिए भी मैं सेलिब्रिटी चार्ट ही ले रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि इनके जो मृत्यु के समय दशा कौन सी चल रही थी। समय इनकी जो दशा चल रही थी वो करीब करीब वही राहु में बुध की इनकी दशा चली। ये शुरू हुई थी वही मार्च 1962 से लेकर के, और ये चली थी, खत्म हुई थी सितंबर 1964 तक। तो हमें 27 मई के दिन का सूर्य कालान चक्र देखना है कि उस समय ये जो राहु बुध जो दशा अंतर दशा नाथ थे वो कैसे चल रहे थे। तो हम आगे सूर्य कालान चक्र में, और ये गए हम गोचर में, और ये हमने डेट डाल दी 27 मई 1964 का। ये गोचर आ गया। अब उस दिन का हम सूर्य कालान चक्र देखते हैं। और दशा इनकी जिसकी चल रही थी वो सूर्य की थी, सूर्य में राहु चल रहा था। अब आप देखिए कि जो दशानाथ अंतर दशानाथ थे, ये सूर्य हो गया आपका, और ये राहु हो गया। ये दोनों ग्रह सूर्य कालान चक्र से बुरे गोचर में चल रहे थे। ठीक है, तो ये इसमें भी लग रहा है कि मृत्यु के समय जो दशानाथ था, जो अंतर दशानाथ था, वो अगर सही जगह पे नहीं है तो कुछ ना कुछ जातक को परेशानी आती है। तो ये ध्यान रखिए कि दशा अंतर दशानाथ का बहुत महत्व है। और इसमें देखिए हर बार ये मत सोचिएगा कि अगर दशा अंतर दशानाथ सूर्य कालान चक्र से सही नहीं आ रहे, क्योंकि गोचर तो हरदम हुआ करता है, सही नहीं आ रहे तो जातक की मृत्यु होगी। ये सिर्फ मैंने एक पॉइंट आपको बताया है। कहने का मतलब है यदि दशानाथ अंतर दशानाथ
इन नक्षत्रों में चलेंगे आपके जो इधर के बताए गए हैं, तो फिर वो समय आपका ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? वैसे तो इसका फल भी बताया गया है, इसका फल बताया गया है कि युद्ध में विजय, जातक को सम्मान मिलेगा, और यदि बुरे नक्षत्र में जाते हैं ग्रह, उस समय गोचर में चलते हैं तो ऐसा बताया गया है, पराजय, मृत्यु, ये सब करके बताया गया है। तो ये मैंने इसमें देखा है कि मृत्यु के समय अधिकतर जिनका दशानाथ और अंतर्दशानाथ जो रहे, वो ऐसे नक्षत्रों में चल रहे थे जो अच्छे नहीं बताए गए हैं। अब देखिए हम तीसरा उदाहरण भी लेते हैं। जो हम तीसरा उदाहरण लेंगे वो, अब देखिए कि कौन सा लेते हैं, तो राजीव गांधी जी का लेते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 21 मई 1991 में हुई थी, ठीक है? अब हम राजीव गांधी जी का चार्ट खोलते हैं, एक मिनट। ये राजीव गांधी जी का चार्ट है, और इनका सूर्य मघा में था, तो ये मघा का सूर्य कालांत चक्र बन गया। अब हमें जानना है कि 21 मई 1991 में इनकी कौन सी दशा चल रही थी। तो हम सबसे पहले दशा को देखते हैं, और आप देखिए कि 21 मई 1991, यानी कि इनका मई 1991 में वही राहु में बुध चल रहा था। ये देखिए यहाँ पर 1989 से ये राहु में बुध इनका स्टार्ट हुआ, और वही करीब करीब वो सितंबर 1991 तक खत्म हुआ, यानी कि वही इनका 21 मई के समय राहु में बुध ही चलेगा। अब हम देखते हैं कि 21 मई 1991 में ये राहु बुध कैसे गोचर में थे सूर्य कलांच चक्र में, ठीक है? तो अब हम उस दिन गए और ये ट्रांजिट में गए हम। अब ये उस दिन का गोचर है 21 मई 1991 का। अब इस समय आप देखिए कि जो राहु में सूर्य की दशा थी, तो इनका हम देखते हैं कि राहु में सूर्य कैसे था। वो सॉरी, राहु में बुध चल रहा था आई गेस। हाँ, देख लेते हैं एक बार, इसको कंफर्म ही कर लेते हैं कि जो दशा चल रही थी वो किसकी चल रही थी, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ये राहु में बुध ही चल रहा था, ठीक है? 21 मई 1991 में राजीव गांधी जी का राहु में बुध चल रहा था। अब हम देखते हैं कि राहु में बुध जो है वो राहु कहाँ पे चल रहा था। तो आप देखिए कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, जो दशानाथ था राहु, वो भी अशुभ नक्षत्र में था, और जो बुध है वो भी अशुभ नक्षत्र में था, ठीक है? लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ कोई पॉइंट है, जैसे गोचर हमेशा होता रहेगा, लेकिन मैंने कहा ना, दशानाथ अंतर दशानाथ का गोचर महत्वपूर्ण है। अगर वो दोनों ग्रह सूर्य कालांत चक्र से ऐसे नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि अच्छे नहीं बताए गए हैं, तो जातक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उस समय वो किसी वाद विवाद में फंसता है तो उसको हानि होगी, किसी समझौते में जाता है तो उसको हानि होगी, कोई आपका समझ लीजिए कोई डील करता है, कोई व्यापार शुरू करता है तो उसको हानि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो उस समय सुधार होने की कम संभावना होती है। तो ये सब हेल्थ के लिए, मृत्यु के केस में ये सब बहुत काम का होता है। बस आपको जो बाकी दशा के नियम है वो ध्यान में होने चाहिए, जैसे कि जो मैंने पहले दशा के नियम बताए हैं, जो वो सब फालतू नहीं है, आप उसको भी देखिएगा, साथ साथ तब इसको मिलाइएगा। अगर सीधा सीधा आप इस पे जम कर दिए कि बस ये उठाया, दशा अंतर दशानाथ देखिए इसमें चल रहा है, बस बोल दिया कि जाओ तुम्हारी मृत्यु होगी, तो वैसा नहीं होगा। और ऐसे किसी को डराना भी नहीं है। मृत्यु के लिए बहुत एक पूरा उसका कॉन्सेप्ट आता है, उसमें उसकी आयु खंड निकाली जाती है, वो भी उसका एक अलग मेथड होता है, अंश आयु से वो निकाला जाता है, तो वो किसी और दिन हम समझाएंगे आपको। लेकिन अभी इस पे रहते हैं, ठीक है? अब एक अंतिम हम उदाहरण लेते हैं जो कि मैंने लिया था भीमराव अंबेडकर का, और भी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी में ये नहीं मिलता है तो उसमें क्या करना चाहिए। वैसे अमूमन आपको मिल जाएगा कि मृत्यु के समय दशा अंतरदशा नाप सही नक्षत्र में नहीं है सूर्य कालांत चक्र से। तो अब देखिए अंबेडकर जी की जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। तो हम अंबेडकर जी की सबसे पहले तो कुंडली पे चलते हैं। अंबेडकर जी का चार्ट कहाँ है मेरे पास? इसमें भीमराव अंबेडकर जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये अंबेडकर जी की कुंडली है। अब इसमें देखते हैं कि 6 दिसंबर 1956 के दिन क्या इनकी दशा चल रही थी। तो हम दशा सेक्शन में जाते हैं, और 6 दिसंबर 1956, ठीक है? आ, ये आपका आ गया 6 दिसंबर, ये दिख रहा है आपको? 6 दिसंबर 1956 के दिन इनकी यानी कि वही मरकरी में, बुध में इनकी शनि की दशा शुरू हुई थी, वही करीब करीब जुलाई 1956 से लेकर के 1959 तक ये रही। तो यानी कि दिसंबर 1959 भी इनका मरकरी में शनि में आ जाएगा। तो हम उस दिन का इनका सूर्य कालांत चक्र बनाते हैं। अब देखिए कि जैसे अंबेडकर जी का सूर्य अश्वनी में था है, ठीक है? तो इनका सूर्य कालांत चक्र हम अश्वनी से बनाएंगे, जैसे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हम इसको लिए और हम उसमें गए जेहोरा में।
और यहाँ पर हम देखें कि ये जैसे कि हर बार हम इसमें चार्ट नहीं लेंगे, सूर्य कालांत चक्र आप क्योंकि नक्षत्र ही सेम रहता है तो आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि हम यहाँ पर गए, इस पे सेलेक्ट किया कि अब हमें खुद नक्षत्र से बनाना है, तो यहाँ पर हमने अश्विनी डाला और आप देखिए कि यहाँ पर अश्विनी आपका आ गया। ठीक है, ये देखिए ये अश्विनी का सूर्य कालांत चक्र बन गया, सारे नक्षत्र उसी अनुसार बैठा दिए गए। अब हमें उस डेट में जाना है जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस दिन का हम गोचर देखेंगे। अब देखिए कि ये 6 दिसंबर 1956 का हमने दिन डाला और उस दिन के ग्रह को हम देखेंगे कि अश्विनी का जो सूर्य कालांत चक्र बना, क्योंकि अश्विनी क्यों? क्योंकि अश्विनी ही अंबेडकर जी का सूर्य का नक्षत्र है कि उस समय सूर्य इनके इसी में था। और दशा अंतर्दशा नाथ को इसीलिए हम लेते हैं क्योंकि वो चंद्रमा से उसकी गणना होती है, वरना फिर सारे जो उस महीने में पैदा हुए थे सबको ही मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए इसमें दशा अंतर्दशा नाथ का महत्वपूर्ण रोल है। अब देखते हैं कि उस समय गोचर में जो इनका बुध था, क्योंकि बुध दशा नाथ था, तो आप देखिए कि बुध भी यहाँ पर था और जो शनि है वो यहाँ पर था, और अधिकतर ग्रह आप देख रहे हैं वो इस वाले ऊपर वाले घेरे में, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं बताया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ से लेकर के 9, आपका 10 से लेकर के और जितने भी आपके 20 तक के नक्षत्र हैं और जो नीचे के जन्म के अगल-बगल के छोड़ दें, तो वो सारे बुरे बताए गए हैं। आप देखिए कि इनका भी जो बुध है और जो शनि है, वो भी खराब नक्षत्र में आया है, तो इसलिए वो भी एक मृत्यु के समय, जैसा मैं बता रहा था कि दशानाथ और अंतर्दशानाथ यदि दोनों बुरे उसमें चल रहे हों, ठीक है, जैसे बुध हो गया आपका और ये शनि हो गया, ये दोनों ग्रह इनके बुरे नक्षत्र में चल रहे थे, तो इनकी भी उस दिन मृत्यु हुई। तो ये इसमें बराबर लगता हुआ दिख जाएगा। जिनमें नहीं लगेगा उसमें आप दशा अंतर्दशानाथ को जो जैसे कंडीशनल दशा बताई गई है, आप उस पे भी एक बार देख के लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत काम करती है। जैसे महात्मा गांधी का आप देखिएगा दशमेश दशम में ही बैठा है, तो उसके लिए पराशर जी ने कंडीशनल दशा बताई है कि वो आपका चतुर्थिति सम लगेगी, तो उसमें आप उसको भी लगा के देखिएगा और उसको उन दशानाथ अंतर्दशानाथ को इसमें चेक कीजिएगा। महात्मा गांधी के चार्ट में तो मैंने चेक किया था, तो वो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो एक तरीके से वो भी एक गणना है, और इसमें दशा की जो कैलकुलेशन है मैंने पहले बता दिया है कि वो 360 ली गई है, ठीक है, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। अब हाँ, थोड़ा सा मुहूर्त के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए, मान लीजिए कोई जातक आता है, आपने उसका सूर्य कालांत चक्र बनाया। अब उसको आपको चाहिए कि उसका चंद्रमा, जैसे कि ये देखिए इनका सबसे अच्छा चंद्रमा जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि चंद्रमा यहाँ से चले और इन स्थान पे हो, तो आप उसको यात्रा के लिए भेज सकते हैं, इन स्थान पे हो, ठीक है। और बाकी जो छोटे मोटे काम है उसके लिए भेज सकते हैं। किसी बड़े काम को, जैसे महीने भर कोई काम है, कोई व्यापारी है जो कि विदेश किसी किसी महीने जाता है, आपसे पूछने आया है कि किस महीने जाए, तो जब भी आप देखिए कि उसका सूर्य जो सूर्य कालांत चक्र से इन नक्षत्रों में चले, यहाँ 3 से लेकर के और यहाँ तक चले, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप उसमें जा सकते हैं, डील कर सकते हैं। यहाँ तक भी चले तो ये भी शुभ माना जाता है, तो मुहूर्त में भी इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा और सूर्य को तो देख ही लेना चाहिए, और साथ में अगर दशा अंतर्दशानाथ भी आपके हाथ में हो, जैसे मान लीजिए कि दशानाथ आपका यहाँ पर चल रहा हो, ये यहाँ पर एकदम 20वें नक्षत्र में दशानाथ, 1 मिनट दीजिएगा, 20वें नक्षत्र में दशानाथ चल रहा है, थोड़े ही दिन बाद वो गोचर में यहाँ पर आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कि जब भी दशानाथ अपना ट्रांजिट में यहाँ कर लेगा और ऐसे नक्षत्र में जाएगा सूर्य कालांत से, तो फिर आप आपके जो भी शुभ कार्य है वो करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दशानाथ यहाँ चल रहा है, तब क्या होगा? तब फिर तो लंबा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले तो मघा में जाएगा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, मतलब जो भी आपके नक्षत्र होंगे वो पूरी एक सर्कल यहाँ तक तो वो चलेगा, 10 नक्षत्र क्रॉस करेगा। तो ये बड़ा लंबा पीरियड होता है, तब तक तो आदमी की हो सकता है कि दशा ही बीत जाए। तो उस समय फिर आदमी मुहूर्त उहूर्त देखता है कि कब सही मुहूर्त है काम करने के लिए। तो वही मैंने बताया कि इसमें दशानाथ, अंतर्दशानाथ का महत्वपूर्ण रोल है। उसको आपको ज़रूर देखना है कि वो बुरे नक्षत्र में तो नहीं चल रहे हैं। मुहूर्त के समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में गुजरे, सूर्य अच्छे नक्षत्र में गुजरे, तो वो अच्छा होगा। जन्म के समय आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसके बाकी जो ग्रह हैं लग्न सहित, वो यदि शुभ नक्षत्र में हो तो इसका बहुत अच्छा उस पे प्रभाव होता है। जो भी सूर्य के कारकत्व होते हैं, जैसे सत्ता हो गई, प्रसिद्धि हो गई, अथॉरिटी हो गई, ये सारे लोग प्रसिद्ध थे। इनके जन्म के समय अधिकतर ग्रह ऐसे नक्षत्र में थे, जैसे कि आपके जो 10 फैक्टर होता है लग्न को मिला करके, 9 ग्रह और 10वां लग्न, जिसमें से सूर्य को आप छोड़ देंगे क्योंकि सूर्य आपका हमेशा यहीं पर विराजित होगा। तो सूर्य को छोड़ करके आप देखेंगे यदि 9 में से 6-7 फैक्टर से वो ग्रह शुभ आ रहे हैं, तो आप उसको शुभ ही लीजिए। किसी दिन हम चंद्र कालांत चक्र के बारे में भी बात करेंगे, ये जो बनता है इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। ये
राशिफल का भी आधार चंद्र कालान चक्र होता है, लेकिन ये सूर्य कालान चक्र है। आप इसको लगाइए अपनी कुंडली पर, कैसा रिजल्ट रहा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।